हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। हमारा क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस का रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, सबसे ज़्यादा संभावनाएं होंगी। ये वो क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आते हैं, रिपीट होते हैं, या फिर आपके जो भी चैप्टर है उसकी थीम से रिलेटेड है, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी वैसे ही ज़्यादा रहती है। तो अगर आप इस सीरीज़ को कर रहे हो, इस सीरीज़ के क्वेश्चंस को देख रहे हो, तो आप श्योर रहिए कि यही क्वेश्चंस आपके 3 और 5 मार्क्स में आने वाले हैं। कुछ भी इधर उधर से देखने की या करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब तक हम डिटेल में भी सभी चैप्टर्स कर चुके हैं। सोशल साइंस के हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हो चुके हैं। मैथ वर्क हमने कर लिया है और रिवीजन बैच में हमारा पोल साइंस हो चुका है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर हो चुका है। आज हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर, न्यू जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग सेकंड, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। ये आपकी जो वीडियो है, ये जो आपका एपिसोड है, ये दोनों मीडियम के लिए रहेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि बायलिंगुअल रहेगा। इसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनके आंसर्स दिए जाएंगे रिटन फॉर्मेट में। बाकी जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया? गांधी जी भारत कब लौटे थे? कहाँ से लौटे थे? अफ्रीका से लौटे थे। यहाँ पे मान लीजिए कि ये अफ्रीका है, अफ्रीकन कंटिनेंट, और यहाँ पर इंडिया आ जाता है लाइक दैट। तो यहाँ पर गांधी जी लौटे थे 1915 में, 1915 में लौटे थे। 1893 में गांधी जी अपनी फर्दर स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लंदन चले गए थे। उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए एक बार वापस लौटे इंडिया, लेकिन उसके बाद अफ्रीका चले गए थे और वहाँ से वो 1915 में परमानेंटली इंडिया लौट आए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके देश को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, जो 1 मार्क्स में रहेगा, काफ़ी बार पूछा जा सकता है। ये मैंने एक क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस को इन्वॉल्व कर लिया है, इंक्लूड कर लिया। विच वर द फर्स्ट 3 सत्याग्रहs मोमेंट ऑफ गांधी जी? हमें बताने हैं गांधी जी के 3 शुरुआती आंदोलन कौन से थे। तो पहला चंपारण मोमेंट था 1916। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा, काफ़ी सारी जो बुक्स है उसमें 1917 भी आपको मिलेगा। एनसीईआरटी हमारी क्लास 10th में 1916 मिलेगा। इसके कन्फ्यूजन का कारण ये है कि 1916 में ये शुरुआत होती है एंड इट कंटिन्यू टिल 1917 के अप्रैल तक कंटिन्यू रहा था। तो इसलिए हम अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे चंपारण मोमेंट पहला मोमेंट था गांधी जी का, जो 1916 में हुआ था। देन खेड़ा मोमेंट 1917, खेड़ा गुजरात में है। एंड देन अहमदाबाद मोमेंट, दैट वाज इन अहमदाबाद 1918। अगर हम थोड़ा सा देखें कि यहाँ की इनकी लोकेशन भी साथ ही साथ अगर हम जज करने की कोशिश करें, सो हेयर इज़ द अहमदाबाद, और यहाँ पर थोड़ी सी दूरी के ऊपर इस साइड में, इस डायरेक्शन में है खेड़ा। तो यहाँ पर गांधी जी के मोमेंट हुए थे। पहला मोमेंट था गांधी जी का चंपारण आंदोलन, दूसरा खेड़ा आंदोलन 1917 और तीसरा अहमदाबाद आंदोलन 1918। उसके बाद 1 मार्क्स में हमारा थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। व्हाट डज पिकेटिंग मीन? पिकेटिंग होता क्या, ये हमें बताना है। सो पिकेटिंग इज ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और द प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। यानी कि ये क्या है? दिस इज जस्ट ए वे टू प्रोटेस्ट, यानी विरोध करने का, प्रदर्शन करने का एक तरीका है, जिसमें क्या करते हैं लोग, किसी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस के आगे रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं पिकेटिंग। ये शब्द हमारी इस चैप्टर में यूज़ किया गया है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स में, हु वर द मेन लीडर्स ऑफ द खिलाफत मोमेंट? खिलाफत मोमेंट की भी बात की गई इस चैप्टर में। खिलाफत मोमेंट के मेन जो लीडर्स कौन थे, ये हमें बताना है, मुख्य नेता कौन थे। सो अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली वर द मेन लीडर्स ऑफ दिस खिलाफत मोमेंट। के जो मुख्य नेता थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5th हमारा बनता बेगार। इस शब्द को भी यहाँ पर यूज किया गया इस चैप्टर में। बेगार क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बेगार? सो बेगार शब्द का अर्थ होता है फोर्स्ड अनपेड लेबर सिस्टम, दैट इज नोन एज बेगार। सो फोर्स्ड अनपेड लेबर सिस्टम, कि जिसमें किसी से ज़बरदस्ती बिना भुगतान के कोई कार्य करवाया जाए तो उसे बेगार बोलते हैं। जैसे कई बार आपके घर वाले
आपको बोल देते होंगे कि बेकार में क्यों घूम रहे हो। बेकार का मतलब फ्री में। ओके, जब फ्री में कोई कार्य करवाया जाए तो पहले ये सिस्टम था कि आमतौर पे गांव में जमींदार होते थे, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत किसी भी फायदे के लिए उनके यहाँ पर फ्री कार्य करना होता था, तो उसे बेगार कहा जाता था। सो दैट वाज लाइक दैट ऑफ ए, उसे भी हम एक कुरीति कह सकते हैं, सोशल इविल थी ये भी। उसके बाद 6 जो क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में 1 मार्क्स में आपको करना, अच्छे से तैयार करना है। हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सो स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। सीआर दास मीन्स चित्तरंजन दास इन 1923। 1923 में इसको फॉर्म किया गया था। चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि क्यों फॉर्म किया गया था, क्या कारण थे, और बाकी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास है, उन्होंने इस पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। इसके 2 कारण थे, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके 2 कारण थे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया तो ये नेता गांधी जी से नाराज थे कि अच्छा भला आंदोलन चल रहा था, मोमेंट वॉज गोइंग वेल एंड देर वॉज नो नीड टू टेक बैक दैट मोमेंट, कि उसको वापस जब लिया गया था तो उसको वापस लेने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अलग पार्टी बना ली। दूसरा ये था कि कांग्रेस पार्टी डिसाइडेड नॉट टू टेक पार्ट इन द काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना था। दे बॉयकॉटेड द इलेक्शंस, उनका बॉयकॉट कर दिया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था, जबकि ये चाहते थे कि नहीं हमें इलेक्शन लड़ना है, तो इसलिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 7th हमारा क्वेश्चन है हु वाज बाबा रामचंद्र? बाबा रामचंद्र कौन थे ये हमें बताना है। सो बाबा रामचंद्र कौन थे? लीडर ऑफ द पीजेंट्स मूवमेंट इन यूपी ड्यूरिंग द एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो पीजेंट्स मूवमेंट होता है, किसान सत्याग्रह होता है, किसान आंदोलन होता है यूपी में, तो उनके जो लीडर थे वो बाबा रामचंद्र थे। ये खुद एक गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर मतलब जो बंधुआ मजदूर होते हैं, उस टाइप के मजदूर थे जिन्होंने, जो विदेशों में लेके जाया जाता था, जो बागान होते थे उनमें कार्य करवाने के लिए, तो ये पहले खुद एक गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे, तो वो समझते थे कि क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार की कष्ट तकलीफ़ें हमें फेस करना होता है, कैसे हमें सफ़र करना होता है। सो ही लेड दैट मोमेंट ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मोमेंट में के दौरान जो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ था, उनके ये मुख्य नेता थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में रहेगा, हमें अच्छे से करना है, वो है व्हाट वाज द गांधी इरविन पैक्ट? क्या था? समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स टू। गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ था, तो मैं बताना ये गांधी इरविन पैक्ट था क्या। ओके, इट वाज ए पैक्ट साइंड इन 1931 में साइन किया गया था बिटवीन गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन के बीच में। दिस इज ऑल्सो नोन एज द दिल्ली पैक्ट, दिल्ली समझौता भी कहते हैं क्योंकि दिल्ली में हुआ था। ओके, दिल्ली समझौता भी कहा जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू इट गांधी जी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल, और इस समझौते के तहत गांधी जी मान गए थे कि मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी, उसमें भाग लूंगा। ओके, उसके बाद 9th जो क्वेश्चन बनता है, वेयर वॉज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज मेड, यानी पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो कहाँ की गई थी। हम 1929 से पहले जो हमारी डिमांड वो थी स्वराज की, पूर्ण स्वराज की नहीं थी। स्वराज मीन्स कि हमें कुछ राइट्स मिल जाए। ओके, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट फ्रीडम जो हम चाहते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम चाहते थे। तो इसकी डिमांड कहाँ की गई थी? पहली बार जो इसकी डिमांड की गई थी, इट वाज मेड इन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1929 में। कांग्रेस पार्टी का लाहौर सेशन होता है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के हर साल रूटीन वाइज एटलीस्ट फॉर वंस इन ए ईयर, यानी कि कम से कम एक बार सेशन ऑर्गेनाइज होते थे, और मोस्टली वो दिसंबर में होते थे। तो ऐसे ही दिसंबर में लाहौर में कांग्रेस पार्टी का 1929 में सेशन होता है। उसमें एक बड़ी जो डिमांड थी वो ये थी कि पूर्ण स्वराज से कम में हम नहीं मानने वाले। तो ये कहाँ की गई थी? लाहौर अधिवेशन में की गई थी कांग्रेस पार्टी के, जो 1929 में हुआ था। उसके बाद 10th जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, आफ्टर विच इंसिडेंट गांधी जी कोल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस घटना के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था? सो गांधी जी कोल्ड ऑफ दिस मोमेंट आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट इन Feb 1922 में ये इंसिडेंट होता है, वेयर द प्रोटेस्टर्स वी कैन से दैट, जो सत्याग्रही थे, दे सेट ऑन फायर अ पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। इन दैट इंसिडेंट 22 पुलिसमैन वर बर्न्ट अलाइव, जो 22 पुलिस वाले थे उस आग में जिंदा जल के मर गए थे। तो उस घटना से गांधी जी बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि गांधी जी थे वो वायलेंस के खिलाफ थे, हिंसा के खिलाफ थे। तो उन्होंने उस घटना के बाद
इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो कब लिया था? इन 1922 आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा, एंड इन दैट इंसिडेंट 22 पुलिसमैन वर बर्न्ट अलाइव, एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट गांधी जी कॉल्ड ऑफ दिस मोमेंट को वापस ले लिया था। तो चोरी चोरा की घटना के बाद, कहाँ है ये चोरी चोरा? ये यूपी में है, जो ईस्टर्न यूपी आ जाता है, गोरखपुर से थोड़ा आगे बिहार की बॉर्डर के पास है, वहाँ पर ये चोरी चोरा है। उसके बाद 11th जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, हु वॉज अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू कौन थे? तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक ही व्यक्ति का नाम है अलूरी सीताराम राजू। तो ये कौन थे? सो राजू वॉज द लीडर ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान वहाँ के जो आदिवासी थे उन आदिवासियों के नेता थे ए सीताराम राजू। ओके, उसके बाद 12th हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, हु इज़ द राइटर ऑफ हिंद स्वराज। एक बुक है, उसके राइटर कौन है? सो इट वॉज रिटन बाय गांधी जी। तो महात्मा गांधी इस बुक के लेखक हैं, राइटर हैं, और इसी बुक में उन्होंने मेंशन किया था कि ये जो मुट्ठी भर अंग्रेज हैं ये हमारे ऊपर हमारे देश में हुक्म नहीं चला सकते। ये हुक्म इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम इनके लिए काम करते हैं। जिस दिन हमने इनको कोऑपरेट करना बंद कर दिया ना, इनको जाना पड़ेगा। तो ये हिंद स्वराज एक फेमस बुक है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे होते हैं 1 मार्क्स की हॉट क्वेश्चंस, जिनके आपके एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नियर अबाउट 15 के आसपास क्वेश्चंस है जो हमारे 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में कवर हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा एक और वीडियो सेपरेट आ रहा है, कल तक आ जाएगा, जिसमें हम डेट लाइन भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की और फर्स्ट चैप्टर की, कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हमें करनी है। अब हम सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और हमें अच्छे से तैयार करने हैं। उसमें जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, यानी खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई थी? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी शुरुआत होती है। इसके बड़े कारण ये थे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, टर्की वॉज डिफीटेड, टर्की की हार होती है, एंड एट दैट टाइम द सुल्तान ऑफ द टर्की वॉज कंसिडर्ड एज द खलीफा ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, यानी तुर्की के जो सुल्तान थे उनको मुस्लिम जगत का खलीफा माना जाता है। खलीफा मीन्स धार्मिक गुरु, सबसे बड़े धार्मिक गुरु उनको माना जाता था। एंड रूमर्स स्प्रेड एट दैट टाइम, रूमर्स मतलब अफवाहें फैल गई थी उस टाइम में कि उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया गया है, उनके साथ मिसबिहेव किया गया है। सो उसके बाद जो भारतीय मुस्लिम समाज है वो नाराज हो गए थे, एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू गिव सपोर्ट टू द सुल्तान दे ऑर्गेनाइज्ड खिलाफत मूवमेंट। तो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए और तुर्की के सुल्तान के समर्थन में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। तो हमें पूरी ये कहानी बतानी है कि क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार होती है और उस वक्त तुर्की के सुल्तान है वो मुस्लिम जगत के खलीफा माने जाते थे, यानी कि धार्मिक नेता माने जाते थे, और यह अफवाह फैल जाती है कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। उसके बाद भारतीय मुस्लिम भाइयों ने तुर्की के सुल्तान के समर्थन में और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी नीति का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये सब कुछ हमें लिखना है और ट्राई कीजिए, कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करनी, करना ही है, आप पॉइंट्स में ही राइट करोगे। सेकंड जो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में इस चैप्टर से बनता है वो है, व्हाई डिड गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? अभी हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था कि गांधी जी कोल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद वापस लिया था। ओके, कब? 1922 में, फैब 1922 में, और चोरी चोरा की घटना के बाद वापस ले लिया था। सत्याग्रही कह सकते हैं। द पीपल सेट ऑन फायर ए पुलिस स्टेशन एट चोरी चोरा। चोरी चोरा में एक पुलिस थाना है, उसको आग लगा दी जाती है, और उस घटना में इन दैट इंसिडेंट 22 पुलिसमैन वर बर्न्ट अलाइव, और उस घटना में 22 पुलिस वाले जिंदा जल के मर जाते हैं। तो गांधी जी बिकॉज वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ यूजिंग द वायलेंस, के खिलाफ थे वो बिल्कुल ही, कि हिंसा का तो यूज ही नहीं करना। सो आफ्टर दैट इंसिडेंट गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो आपको क्या बताना है, किस घटना के बाद? चोरी चोरा की घटना के बाद क्या हुआ था? उसमें एक पुलिस थाने को आग लगा दी गई थी, उसमें क्या हुआ? 22 पुलिस वाले जिंदा जल के मर गए थे। उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे। तो ये सब कुछ मेंशन करना है, 4 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, जो आपका 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में,
वाई डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली वीकन इन द सिटीज़। चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, वेदर इट इज़ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, दोनों के सेम ही रीज़न रहेंगे कि ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गए थे दोनों ही आंदोलन। तो उसके कारण क्या थे, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 या 3 बार आपके लास्ट 10 ईयर्स में आ चुका है। तो इसका बड़ा कारण ये था कि इन द बिगिनिंग इट वाज पावरफुल इन द सिटीज़, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, कहाँ था, शहर में। बट आफ्टर सम टाइम्स इट मूव्स टुवार्ड्स द रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ गया, तो शहरों में थोड़ा धीमे हो गया। पहला कारण तो ये था। सेकेंड इज दैट इन द बिगिनिंग द पीपल बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स एंड बिगन टू वियर द खादी। शुरुआत में लोगों ने फॉरेन गुड्स हैं यानी विदेशी सामान है उसका बहिष्कार किया, लोगों ने खादी पहनना शुरू कर दिया, लेकिन खादी वॉज एक्सपेंसिव, महंगी थी, ज़्यादा समय तक वो पहन नहीं पाए, दोबारा से उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर आ गए। तो इससे भी थोड़ा सा आंदोलन है वो धीमा पड़ गया। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मोमेंट, ऐसे वो आंदोलन की बात करें, ड्यूरिंग दैट मोमेंट स्टूडेंट्स बॉयकॉटेड द स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड द लोअर्स बॉयकॉटेड कोर्ट्स एटसेट्रा, उन्होंने बॉयकॉट किया था। बट अल्टरनेट ऑप्शन वॉज नॉट अवेलेबल। अल्टरनेट जो इंडियन ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। कुछ दिनों तक स्कूल नहीं गए, 1 साल तक नहीं गए, उसके बाद क्या, भारतीय स्कूल्स थे ही नहीं, वापस जाना पड़ा। तो उसके कारण भी ये नॉन कॉपरेशन मोमेंट है वो धीमा पड़ गया था। ओके, तो जिस तरीके से वो विरोध शुरू हुआ था उन्हीं चीज़ों को दोबारा अपनाना पड़ा, बिकॉज वी डिडंट हैव द ऑप्शंस। ओके, तो उसके कारण ये आंदोलन है वो धीरे धीरे शहरों में कमज़ोर पड़ गया था। उसके बाद हमारा जो 4th क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट में 3 मार्क्स में जो रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज ए हिस्टोरिक सेशन। हाउ, हमें बताना है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन था, कैसे। सो कांग्रेस पार्टीज लाहौर सेशन वॉज हेल्ड इन 1929, दिसंबर 1929 में कांग्रेस पार्टी का लाहौर सेशन होता है। सेशन के ऊपर बात की थी, अधिवेशन होता था, एक मीटिंग होती थी, हर साल होती थी, दिसंबर में ही होती थी, जनरल शेड्यूल में। ओके, तो वो हिस्टोरिकल थी। क्यों थी, 3 कारण थे उसके। फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम अ यंग लीडर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। पहली बार कोई यंग युवा नेता कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना था, वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले तो ये कारण था। सेकेंड, ड्यूरिंग दैट सेशन वन रेजुलेशन वॉज पास्ड, एक रेजुलेशन पास किया गया था, एंड वो रेजुलेशन यानी कि प्रस्ताव पारित किया गया था। वो प्रस्ताव क्या था, टू ऑब्जर्व 26 जैन एज ए इंडिपेंडेंस डे, कि 26 जनवरी को आज़ादी दिवस मनाया जाएगा। कब तक, जब तक हम वास्तव में आज़ाद ना हो जाएं। तो 26 जनवरी 1930 से हमने शुरुआत की थी आज़ादी दिवस मनाने की। तो एक ये इसके कारण भी एक बड़ा डिसीजन था ये, that the Indian National Congress during that session they decided to celebrate 26 Jan 1930 onwards 26 Jan as a Independence Day। और ये जो चीज़ थी 26 जैन को इंडिपेंडेंस डे मनाने का, इसने हर साल मोटिवेट करते थे, प्लानिंग करते थे, जिसने हमारी आज़ादी में एक्चुअल में बहुत बड़ा योगदान दिया था। जो थर्ड कारण था कि इसको ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है, ड्यूरिंग दैट सेशन वन अनदर रेजुलेशन वॉज पास्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। एक और प्रस्ताव पारित किया गया था, वो था पूर्ण स्वराजा, द रेजुलेशन ऑफ पूर्ण स्वराजा, यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। पहले हम क्या डिमांड कर रहे थे, स्वराज, कुछ पावर्स दे दो, बहुत है। अब हमने कहना शुरू कर दिया पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उससे कम में हम नहीं मानने वाले, आपको बोरिया बिस्तर लेकर के जाना ही पड़ेगा। तो ये 3 बड़े कारण थे जिसके कारण इसको हिस्टोरिकल कहा जाता है, ऐतिहासिक कहा जाता है। 5th जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स में बन सकता है, जो आने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी रहेगी और पीछे रिपीट होता रहा, वो है व्हेन एंड व्हाई डिड द साइमन कमीशन केम टू इंडिया एंड व्हाई वाज देयर अपोजिशन और द अपोज इन इंडिया, व्हाई इट वाज अपोज्ड रहेगा कि इसका अपोज हुआ था, क्यों किया गया था। यहाँ पे वर्ड एक टाइपिंग मिस्टेक है, व्हाई इट वाज अपोज्ड, इसका विरोध क्यों किया गया था। ओके, साइमन कमीशन भारत कब और क्यों आया था और भारत में इसका विरोध क्यों हुआ, ये हमें बताना है। सो साइमन कमीशन केम टू इंडिया, इंडिया अगर आने की बात की जाए तो ये 1927 में पहुंचा था। कब पहुंचा था, 1927 में। ओके, क्यों आया था, ये आया था टू गिव सम सजेशन टू इम्प्रूव द गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में जो गवर्नमेंट सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें सुधार के लिए कुछ सुझाव देने के लिए आया था। 7 मेंबर्स वर देयर, इसमें 7 मेंबर्स थे और उसके हेड सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है।
इट वॉज वेलकम्ड बाय द स्लोगन्स गो बैक साइमन एंड विद द ब्लैक फ्लैग्स, यानी कि काले झंडे दिखाए गए, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, इस प्रकार के नारों के साथ इसका स्वागत हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज 7 मेंबर्स वर देयर इन दैट कमीशन एंड नन ऑफ द मेंबर वॉज इंडियन, कोई भी भारतीय नहीं था। तो भारतीयों को लगा कि भाई ये ढकोसला है, दिखावा कर रहे हो, क्या ज़रूरत है इसको आने की, क्योंकि जब आपका ही कमीशन आ रहा है तो कौन से सजेशन देगा। ओके, सो साइमन कमीशन came to in India in 1927 and it came there to give some suggestion to improve or for the reforms. So in administration के reforms के लिए कुछ suggestion देने के लिए आया था and 7 members were there in that commission and all was the British, सभी अंग्रेज थे and that's why it was opposed all over the India with the go back Simon and the black flags, काले झंडे और साइमन वापस जाओ के नारों के साथ इसका स्वागत किया गया था। उसके बाद 6th जो क्वेश्चन हमारा है 1 मार्क्स में, जो 3 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पुणे पैक्ट। जैसे हमने गांधी इरविन पैक्ट की बात की थी, उसी तरीके से एक पुणे पैक्ट है। दिस पैक्ट टुक प्लेस इन 1932। 1932 में ये समझौता हुआ था। ओके, पूना समझौता कब हुआ था? 1932, 1932 में हुआ था। एंड कहाँ हुआ था? पुणे पैक्ट है तो पुणे में हुआ होगा। ओके, पुणे में ही हुआ है। किसके बीच में हुआ था? दिस वॉज ए पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट गांधी जी वॉज एग्रीड टू गिव रिजर्वेशन फॉर द SC, जो SC है शेड्यूल कास्ट, उनको रिजर्वेशन देने के लिए एग्री हो गए थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस। गांधी जी प्रोमिस टू गिव रिजर्वेशन टू द SCs आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी कि उन्होंने वादा किया था कि आज़ादी के बाद आपको रिजर्वेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि गांधी जी कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ थे कि उन्हें पता था आज़ाद तो होकर के रहेंगे। एंड इन रिटर्न अंबेडकर वॉज एग्रीड टू लीव हिज डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट, और बदले में जो अंबेडकर थे उनकी डिमांड थी कि एक ही सीट से 2 चुने जाएं, एक SC कैटेगरी से चुना जाए और एक चुना जाए जो जनरल अदर कैटेगरी से है। तो वो डिमांड जो थी गांधी जी को अपोज किया गया था गांधी जी ने कि इससे तो देश में वही जो अंग्रेज चाहते वही हो जाएगा, डिवाइड एंड रूल वाली बात। तो गांधी जी के कहने के ऊपर अंबेडकर वो मांग छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। ओके, सो दिस पैक्ट टुक प्लेस बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर इन 1932 एट पुणे। पुणे में हुआ था ये समझौता। एंड अकॉर्डिंग टू दैट पैक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज एग्रीड टू लीव हिज डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट, यानी कि अलग से जो निर्वाचन की मांग थी वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और बदले में गांधी जी ने वादा किया था कि आज़ादी के बाद जो SC अनुसूचित जाति के वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनको आरक्षण दिया जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ पुणे समझौते में हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन बनेगा हमारा 3 मार्क्स में, ये रहेगा वाइल डिस्क्राइबिंग द सोल्ट मार्च एक्सप्लेन वाई गांधी जी चूज सोल्ट ओनली। हमें बताना है जो सोल्ट मार्च है वो हमें बताना है क्या था, और उसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि गांधी जी ने नमक ही क्यों चुना, यानी नमक यात्रा का वर्णन करते हुए बताइए कि गांधी जी ने नमक ही क्यों चुना। सो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ विद हिज 78 फॉलोअर्स गांधी जी मार्च फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम टू दांडी, एक कोस्टल टाउन है जिसके बीच की दूरी थी 24 मील की, 240 मील की दूरी थी। ओके, तो 240 मील की दूरी थी। कहाँ से शुरुआत की? साबरमती आश्रम से। कहाँ तक? दांडी जाना था, एक तटीय शहर है गुजरात का। ओके, गुजरात का तटीय शहर है, उसको हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। ये यहाँ से साबरमती आश्रम है और यहाँ पर तटीय शहर है दांडी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे गांधी जी, किनके साथ? अपने 78 फॉलोअर्स के पास साथ पहुँचे थे। ओके, शुरुआत की थी 78 अनुयायियों के साथ, लेकिन रास्ते में भीड़ उनके साथ जुड़ती गई, लोग उनके साथ जुड़ते गए, एक बड़ा कारवां बन जाता है। तो गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं, दांडी पहुँचते हैं कितने दिनों के बाद? 24 दिनों के बाद। हर रोज़ वो 10 मील चलते थे, यानी कि 240 मील का रास्ता था, वो 24 दिनों में पूरा करते हैं। वहाँ पहुँचकर वो नमक बनाते हैं। दे मेड द सॉल्ट बाय बॉइलिंग द ओशियन वाटर है, उसको बॉयल करके वो सॉल्ट बनाते हैं। एंड इस तरीके से उन्होंने सॉल्ट लॉ है उसको वायलेट किया था। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत थी। ओके, सो ये सॉल्ट मार्च इसको कहा जाता है, नमक मार्च इसको कहा जाता है, इसी को ही दांडी मार्च कहा जाता है। ओके, सो गांधी जी बिगिन हिज मार्च
on 12th of March 1930 from his Sabarmati ashram to Dandi, that is a coastal town of गुजरात. गुजरात का एक तटीय शहर है. ओके, आफ्टर रीचिंग देयर, कितने दिनों के बाद पहुंचे? आफ्टर 24 डेज, 24 दिनों के बाद वह पहुंचे. गांधी जी मेड द सोल्ट फ्रॉम द ओशियन वाटर एंड दस ही वायलेटेड द सोल्ट लॉ. सोल्ट लॉ है, नमक कानून है, उसको उन्होंने तोड़ा था. और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी. तो ये सब कुछ तो हो गया कि दांडी मार्च में क्या हुआ था, कहाँ से हुआ था. अब बात आती है कि नमक कानून को क्यों तोड़ा. अगर उन्हें किसी कानून को तोड़ना ही था, मान लीजिए, तो कोई और कानून भी देख लेते, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी. मन में आता ना, नमक ही क्यों चुना. तो उसके कई सारे कारण थे. सॉल्ट वॉज अ थिंग दैट वॉज यूज्ड बाय एवरी इंडियन, वेदर इट इज़ द हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रिच, पुअर, अर्बन, रूरल, हर कोई इसको प्रयोग करता था. गांधी जी को लगा कि इस मुद्दे के ऊपर सबको जोड़ा जा सकता है. गांधी जी फाउंड सॉल्ट एज ए यूनिक वन. यूनिक इसलिए कि दिस वन कैन बी यूज टू यूनाइट द इंडियन पीपल. इट कुड बी यूज टू यूनाइट द इंडियन पीपल, कि इस इश्यू के ऊपर सभी को जोड़ा जा सकता है. ओके, पहली चीज़. दूसरा ये था कि टैक्स ऑन, इम्पोजिंग द टैक्स ऑन द सॉल्ट वॉज द एक्सट्रीम ऑफ एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि अब तो हद ही हो गई थी, मतलब नमक पे भी कर लगा दिया. तो इसलिए गांधी जी को लगा कि इन दो कारणों से कि नमक के साथ हम शुरुआत करते हैं. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा. इसमें थोड़ा सा आपको दांडी मार्च बताना है, क्या था, कब से शुरुआत हुई, और फिर आपको बताना है कि नमक को ही क्यों चुना. क्यों? नमक के द्वारा सभी लोगों में एकता स्थापित की जा सकती थी, और नमक पर कर लगाना गांधी जी को लगता था कि उनकी शोषणवादी नीति का अति है, इसलिए उन्होंने नमक को ही चुना. तो ये आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. 7 क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने, बहुत आसान से. अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और जो हमें तैयार करने हैं. टोटल 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में रिपीट होते रहे. और ये जो आपका चैप्टर है, इसमें से काफ़ी बार और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट और हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया और द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में, राष्ट्रवाद के उदय में किस प्रकार योगदान दिया, ये हमें बताना. सो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, दे प्रोमिस्ड विद द इंडियन लीडर्स की बात करें, उनके साथ प्रॉमिस किया गया था कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होगा हम आपको आज़ाद कर देंगे. लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो सारी परिस्थितियां, सब कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुकी थी. दे डिडंट फुलफिल देयर प्रॉमिस एंड उसके बाद भारतीय नेता थे उनसे नाराज़ थे. पहला तो ये. अब नाराज़ थे तो क्या करना, आंदोलन करना था. दूसरा ये था कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द पीपल फ्रॉम द विलेज वर फोर्सफुली रिक्रूटेड इन द आर्मी. जबरदस्ती उनको सेना में भर्ती किया गया था, तो वो भी नाराज़ थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड और आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज द टैक्सेस. उन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिए थे, इंक्रीज द टैक्सेस, टैक्स को बढ़ा दिया गया था, क्योंकि जो भी उनका खर्चा हुआ था, वॉर एक्सपेंडिचर था, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, यानी कि उसको पूरा करने के लिए, घाटे को पूरा करने के लिए. सो इससे भी भारतीय लोग उनसे नाराज़ हुए. नेक्स्ट ये था कि दे इंट्रोड्यूस द इनकम टैक्स, एक नया टैक्स लेकर के आए, इनकम टैक्स, वो इम्पोज कर दिया गया, इससे भी भारतीय लोग नाराज़ थे. एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड आफ्टर दैट पीरियड, के बाद बेरोज़गारी बढ़ जाती है, तो उससे भी नाराज़ थे, क्योंकि जो सेना में भर्ती गई उनको वापस निकाल दिया गया, जो इंडस्ट्रीज़ में काम मिला वो वापस बाहर आ गए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ दोबारा ठप हो गई. तो ये भी एक कारण था, यानी कि भारतीय नेता नाराज़ थे. आम लोग इसलिए नाराज़ थे क्योंकि कर बढ़ चुके थे, नए कर लगा दिए गए थे, बेरोज़गारी बढ़ चुकी थी, एंड मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर. और उसके साथ साथ भूखमरी की भी नौबत आ गई थी, क्योंकि ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गई थी. तो ये जितनी भी सिचुएशन थी, महंगाई में बढ़ोतरी हुई, तो इन सब के लिए भारतीय लोगों ने जिम्मेवार माना ब्रिटिश गवर्नमेंट को. एंड दैट हेल्प इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. इससे लोग जुड़े, गांधी जी के साथ जुड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े. उन्हें लगा कि अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए. तो हमें बताना है कि इसके 5 रीजन्स कौन कौन से थे. ओके, सो दे प्रोमिस्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोमिस्ड विद द इंडियन लीडर्स टू गिव द इंडिपेंडेंस आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट दे डिडंट फुलफिल देयर प्रॉमिस. पहला कारण तो ये था. सेकेंड था कि आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे इंक्रीज द टैक्सेस, दे इंट्रोड्यूस द न्यू टैक्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, कह सकते हैं. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होती है, एंड देयर वाज ए प्राइस राइज, इन्फ्लेशन था, महंगाई बढ़ चुकी थी,
and there was a drought like situation in many parts of the country and British government didn't help those people, उन लोगों की कोई भी हेल्प नहीं करती है। तो ये सारी सिचुएशन के कारण गुस्सा भर गया था भारतीय लोगों में। तो इसलिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये माना जाता है कि उसने भारतीय लोगों में एक जो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना उभरती थी। तो ये हमें एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, हमें पॉइंट्स यहाँ से निकालने, लेकिन ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सत्याग्रह, राइट अ नोट ऑन गांधीजीज अर्ली सत्याग्रह। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सत्याग्रह, सत्याग्रह इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, सत्या जमा आग्रह। सत्या मीन्स स्ट्रगल, सत्या मीन्स ट्रूथ एंड आग्रह मीन्स स्ट्रगल, यानी कि सत्य के लिए संघर्ष। हिंदी में बात करें सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए संघर्ष। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, if our cause is true, we need not to use the violence because in the end it is the truth that is going to win। गांधी जी का मानना था कि अगर हमारा कारण सही है किसी भी काम को करने के लिए तो अंत में जीत सत्य की ही होनी है, उसके लिए हिंसा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये सत्याग्रह था। सत्याग्रह वॉज द मेन वेपन ऑफ गांधी जी एंड ही यूज्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये उनका मुख्य हथियार था जिसको उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ यूज किया था। ओके, तो ये क्या था, एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्टिंग मेथड था जिसके द्वारा वो विरोध करते थे अंग्रेजों की नीतियों के। तो पहली चीज़ हमें एक्सप्लेन करने की सत्याग्रह क्या था, ठीक है। उसके बाद हमें गांधी जी के 3 जो अर्ली सत्याग्रह जो उनको एक्सप्लेन करना इस क्वेश्चन में। पहला मोमेंट था दैट वाज द चंपारण मोमेंट। अब बताना है कि चंपारण मोमेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किसने भाग लिया और क्या रिजल्ट रहा। जैसे हम चंपारण मोमेंट की बात करें तो ये 1916 में हुआ था। चंपारण बिहार में हुआ था। वहाँ के किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, दे डिडंट वांट टू कंटिन्यू विद द इंडिगो फार्मिंग के साथ वो जारी नहीं रखना चाहते थे। सो गांधी जी उनके फेवर में, यानी कि वहाँ के जो इंडिगो फार्मर्स हैं उनके फेवर में ये सत्याग्रह करते हैं और अंत में अंग्रेजों को उनकी मांग माननी पड़ती है। इसको थोड़ा सा अगर लेंथी करना हो, आपको लगता है कि ये 5 मार्क्स में अगर आ जाए चंपारण मोमेंट के ऊपर, तो आप लिखोगे कि गांधी जी ने वहाँ पे किया क्या, गांधी जी यूज द सत्याग्रह, हम सत्याग्रह को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये हमारा लेंथी क्वेश्चन भी बन जाएगा। उसके बाद खेड़ा मोमेंट की बात करें, सेकेंड मोमेंट वॉज द खेड़ा मोमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1918 इन गुजरात। खेड़ा में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, दूसरा आंदोलन था। कब हुआ, 1918 में हुआ था। क्या थी वहाँ की सिचुएशन, ड्यू टू द ड्रोट लाइक सिचुएशन फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में वहाँ उस वक्त ड्रोट लाइक सिचुएशन थी एंड द फार्मर्स वर नॉट इन ए कंडीशन टू पे द टैक्सेस, रेवेन्यूज लगान नहीं दे सकते थे। बट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर फोर्सिंग दम, उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि हमें लगान चाहिए कैसे कैसे। तो गांधी जी वहाँ पर उनके फेवर में सत्याग्रह करते हैं एंड इन द एंड अगेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ गांधी जी एंड दैट वाज आल्सो ए सक्सेसफुल मोमेंट। उसके बाद 1917 के बाद 1918 में तीसरा मोमेंट करते हैं गांधी जी, दैट वाज द अहमदाबाद मोमेंट, यानी कि बैक टू बैक 3 हिट मोमेंट देते हैं गांधी जी। ओके, तो तीसरा जो मोमेंट था दैट वाज द अहमदाबाद मोमेंट, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1918। अहमदाबाद में था, किन के लिए था, इट वाज फॉर द मील वर्कर्स। मील वर्कर्स वर डिमांडिंग फॉर कह सकते हैं हायर वेजेस के लिए वो डिमांड कर रहे थे एंड दे वर ऑल्सो डिमांडिंग फॉर द रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, कि काम करने के घंटे कम हो और वेतन बढ़ाया जाए, तो उसकी डिमांड कर रहे थे। बट दे वर फायर्ड ऑफ, उनको निकाल दिया जाता है काम से। सो गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह देयर टू, उनके फेर में भी एक आंदोलन करते हैं और वापस दे वर टेकन बैक, उनको वापस ले लिया जाता है। तो ये 3 आंदोलन थे जिनको हमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ओके, लिटिल बिट आप एक्सप्लेन करोगे, चंपारण मोमेंट, देन द खेड़ा मोमेंट एंड द अहमदाबाद मोमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा, थर्ड जो क्वेश्चन है, स्वराज है डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार, सबसे ज़्यादा बार आई थिंक इस चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ 5 मार्क्स में, तो वो यही क्वेश्चन है। जो स्वराज है उसका अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग अर्थ था। एग्जाम्पल दे करके हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो हमने डिटेल में जब चैप्टर किया तो उसमें भी डिस्कस किया, तो यहाँ पे हमें उतनी डिटेल में नहीं जाने, मैं आपको थोड़ा सा हिंट ही यहाँ पर दे रहा हूँ कि आप राइट कैसे करोगे। तो यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल लेने हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे यूपी के किसानों के, अवध के किसान कह सकते हैं, अवध के किसान। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे असम के बागान मजदूर और तीसरा
हम एग्जाम्पल लेंगे आंध्र प्रदेश के आदिवासी। ओके, तो 3 एग्जाम्पल लेकर के बताना है दैट ड्यूरिंग द जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज पार्टिसिपेट इन दैट मोमेंट। यानी कि देश के अलग अलग भागों से लोगों ने उसमें भाग लिया था, बढ़ चढ़ के भाग लिया था, पूरे जोश से भाग लिया था। लेकिन वहाँ पर किसकी डिमांड कर रहे थे? स्वराज की डिमांड कर रहे थे। लेकिन लोग, क्योंकि ऐसा था नहीं कि व्हाट्सएप था या ऐसा कुछ था, तो लोगों के लिए वो स्वराज जो शब्द था कि स्वराज आएगा, स्वराज आएगा। अब स्वराज क्या था, उसका मीनिंग अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाला। पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अवध के किसानों का। द पीजेंट्स ऑफ द अवध दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। बट दे हैड डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज। लेकिन उनके लिए स्वराज का अलग मीनिंग था। फॉर देम स्वराज मीन्स रिडक्शन इन द टैक्स, कि टैक्स में कमी आएगी, करों में कमी आएगी। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि जब स्वराज आएगा तो ज़मीन है दोबारा बांटी जाएगी। एंड द बॉयकॉट ऑफ द जमींदार्स, कि जमींदारों का बहिष्कार किया जाए। तो ये 3 चीज़ें थी उनके लिए। उनके लिए स्वराज का मतलब था कर नहीं देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा। ओके, दूसरा था कि ज़मीन दोबारा बांटी जाएगी। तीसरा ये था कि जमींदार हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने स्वराज, भाग तो ले रहे थे लेकिन उनके लिए बस इतना ही था कि स्वराज मतलब ये, अंग्रेज जाएंगे ना जाएंगे वो उनसे कोई मतलब नहीं था उनको। उसके बाद सेकंड हम एग्जांपल लेंगे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ द आसाम। दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट मोमेंट एंड बट फॉर देम ऑल्सो देर वॉज ए डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज। स्वराज का उनके लिए भी एक अलग अर्थ था। उनके लिए स्वराज का अर्थ था कि दे वुड बी गिवन द परमिशन टू गो बैक टू देयर होम, कि उन्हें अपने घर वापस जाने की परमिशन मिल जाएगी। एंड दे वुड गेट देयर लैंड बैक, कि उनको उनकी ज़मीनें वापस मिल जाएगी। तो ये उनके लिए मीनिंग था। ओके, क्योंकि 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, उसके तहत उनको ज़बरदस्ती वहाँ रखा जा रहा था, तो उनको वापस वहाँ जाने नहीं दिया जाता था। तो अब उनको ये लग रहा था कि स्वराज मीन्स दैट दे विल बी गिवन द परमिशन टू गो बैक टू देयर होम एंड द लैंड वुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, कि लैंड है वो उसको दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनको अपनी लैंड वापस मिल जाएगी। तो ये उनके लिए मीनिंग था। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देंगे द जो ट्राइबल पीपल थे, ओके, आदिवासी थे। द ट्राइबल पीपल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो गोडेम हिल्स का इलाका था, वहाँ के ट्राइबल पीपल थे। दे हैड डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज, उनके लिए भी अलग मीनिंग था। फॉर देम द स्वराज मीन्स द एंड ऑफ द जो फॉरेस्ट लॉज थे उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ओके, अबॉलिशमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट एंड दे विल गेट देयर राइट्स बैक ओवर द फॉरेस्ट, कि उनके वनों के ऊपर जो अधिकार है वो वापस मिल जाएंगे, वन कानून है वो खत्म हो जाएंगे। तो उनके लिए अलग मीनिंग था। तो ये 3 एग्जाम्पल देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज का अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग था। कुछ एग्जाम्पल देके बताना है, तो 3 एग्जाम्पल हम देंगे। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, विच फैक्टर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। हमें बताना है कि कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने भारत में जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई थी, लोगों में एक एकता हुई थी, लोग जो गांधी जी के पीछे हो लिए थे, लोग जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में आगे बढ़े थे कि नहीं हमें देश को आज़ाद करवाना है, तो ऐसी फीलिंग कैसे आई, एक साथ लोग कैसे जुट गए थे, एक साथ लोग कैसे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे, कौन से फैक्टर्स थे वो हमें बताना है। ओके, तो भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किन किन कारकों ने भूमिका निभाई ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भी मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ क्योंकि हम चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर हमें जो फैक्टर्स जिन्होंने हेल्प की, जिन्होंने देश के लोगों को एक साथ जोड़ा, तो इसमें पहला आएगा री इंटरप्रिटेशन ऑफ आर इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई थी इसी समय के दौरान। उसमें बताया गया कि वी वर द वर्ल्ड लीडर्स, कि हम विश्व गुरु होते थे और हम बहुत एडवांस है, स्पिरिचुअल तौर पर हम एडवांस हैं। तो लोगों में इससे एक चीज़ फीलिंग आई कि वी कैन डू अगेन दिस, हम दोबारा से कर सकते हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। अदरवाइज उनको लगता था कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो उससे एकता स्थापित हुई और उन्हें यह भी पता चला कि हम चाहे अभी अलग अलग कम्युनिटीज़ में, लेकिन पहले हम एक ही थे, हमारा इतिहास एक था, हमारी एक कल्चर एक थी। दूसरा जो फैक्टर था जिसने भारतीय लोगों को जोड़ा, दैट वाज द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए अंग्रेजी लैंग्वेज लेकर के आए, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था 1834 में, लेकिन भारतीय लोगों को एक कॉमन लैंग्वेज मिल गई जिससे वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे। इससे भी भारतीय लोगों में एकता स्थापित हुई। तीसरा कांड था जो भारतीय लोगों को मोटिवेट किया नेशनलिज्म के लिए, वो था आइडियाज़ ऑफ फिलोसफर्स।
जो दार्शनिक थे, उनके जो आइडियाज़ थे, उन्होंने भी भारतीय लोगों को, जो उनके आइडियाज़ थे उनसे वो मोटिवेट हुए और उन्होंने भी संघर्ष किया कि हाँ, राष्ट्र होता है और राष्ट्र के लिए हमें संघर्ष करना है। उसके साथ साथ जो अन्य फैक्टर थे उनमें था भारत माता की तस्वीर। भारत को भारत माता की तस्वीर में दिखाया गया, उसे बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया गया। इससे भी लोग एक तरीके से, जो भारत था उसकी एक सिर्फ कल्पना थी, वो कल्पना उनके सामने आ गई कि हमें यह बेड़ियां वो तोड़नी है। इससे भी लोग जो थे वो एक साथ जुट गए, एक साथ खड़े हो गए। इसके साथ साथ द नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर था, तिरंगा था, उसने भी भारतीय लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को एक साथ जोड़ा। सो ट्राई कलर ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज वेन एवर दे सा द ट्राई कलर दे फेल्ट दैट दे आर एसोसिएटेड विद ए कंट्री, कि हम इस देश से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोकल फोक सॉन्ग्स थे उनसे भी, जैसे माय रंग दे बसंती चोला, लाइक दैट, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस टाइप के जो सॉन्ग्स थे ये भी एक जोश भरने का काम किया था लोगों में। गांधी जी एंड द अदर पॉलिटिकल लीडर्स, दे ऑल्सो प्लेड क्रूशियल रोल। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, आपको कुछ फैक्टर्स है एक्सप्लेन करने, जैसे रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या। दूसरा, दार्शनिकों का, फिलोसफर्स का योगदान, फ्रेंच रेवोल्यूशंस। और इसके साथ साथ हम मीडिया भी भूल गए, मीडिया का भी एक योगदान था। समाचार पत्र पत्रिकाएं, उन्होंने अंग्रेजों की खूब आलोचना की, इससे भी लोग अवेयर हुए। अंग्रेजी भाषा, यातायात के साधनों का विकास, गांधी जी और अन्य भारतीय नेता, भारत माता की तस्वीर, तिरंगा, लोकगीत। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने भारतीय लोगों को आपस में उस टाइम में जोड़ा था। ओके, तो इनको थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे इस क्वेश्चन में। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है और इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। वो है कंपेयर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दोनों को कंपेयर करना है। तो इसमें आप कंपेयर कौन से पॉइंट्स के ऊपर करोगे? पहले तो आप कंपेयर करोगे जो ऑब्जेक्टिव थे उनके ऊपर, उद्देश्य जो थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू गेट स्वराज उद्देश्य था हमारा, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव था पूर्ण स्वराज, कि हम कम में नहीं मानने वाले, हमें तो पूरी आज़ादी चाहिए। तो पहला तो ये डिफरेंस था। सेकेंड डिफरेंस था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो हमारा वे था वो ये था कि वी डिसाइडेड, गांधी जी अर्ज्ड फ्रॉम इंडियन पीपल नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सिर्फ ये कहा गया था कि आपको कोऑपरेट नहीं करना है। ओके, कानून को हाथ में नहीं लेना है, हमें कोऑपरेट नहीं करना है, बस इतना ही करना है। ड्यूरिंग द नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें, गांधी जी अर्ज्ड फ्रॉम इंडियन पीपल टू वायलेट द ब्रिटिश लॉज। इसमें कहा गया था कानूनों को तोड़ो। तो यहां पर मेथड जो था, पहली चीज ऑब्जेक्टिव भी अलग था, मेथड भी अलग था। उसमें था हमें सहयोग नहीं करना, और यहां पे था कि अंग्रेजों के कानूनों को हमें नहीं मानना। तीसरा जो डिफरेंस था, पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन, महिलाओं की जो भागीदारी थी वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कम थी, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज्यादा थी। तो एक ये भी तीसरा अंतर था। चौथा जो अंतर था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था दैट वाज लिमिटेड टू द नॉर्थ इंडिया ओनली, मेनली नॉर्थ इंडिया में और अर्बन एरिया में लिमिटेड रहा था, रूरल एरिया में कम था। जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो इट वाज ए नेशन वाइड मूवमेंट एंड इट वाज ए मोर पावरफुल मूवमेंट, ज़्यादा पावरफुल था और एक बड़ा आंदोलन था। तो इसलिए ये चार डिफरेंस होते, उद्देश्य में, तरीके में, महिलाओं की भागीदारी में, और एरिया वाइज अगर देखें तो उस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे से अलग थे। तो ये आप एक्सप्लेन करोगे। तो ये बनते हैं हमारे 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद हम थोड़ा सा मैप वर्क की तरफ भी देख लेते हैं, जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके मैप वर्क्स के आइटम्स हैं, क्योंकि ये आपका फुल पैक रहेगा कि अगर इसको रिवाइज करो तो इट मीन्स आपको इस चैप्टर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके मैप वर्क के जो क्वेश्चन बनेंगे, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे मैप वर्क में। इट मीन्स दैट दिस मैप वर्क इज फॉर द 2 मार्क्स। इसमें चंपारण आपको लोकेट करना, खेड़ा, दांडी, चोरी चौरा, अहमदाबाद, अमृतसर, ये आपके प्लेसेस हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, जिनको आपको लोकेट करना है। इसमें लाहौर 4 आपके कांग्रेस के सेशन है, अधिवेशन है, जिसमें से अगर हम इस बार की बात करें तो लाहौर सेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके साथ आप कर लीजिए। लाहौर सेशन, कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन, मद्रास सेशन। ये टोटल आपके 11 पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे 5 को डबल टाइम रिपीट किया गया। टोटल 11 पॉइंट्स आर देयर एंड दीज आर फॉर द 2 मार्क्स, यानी कि आप इन 11 को
देख लेते हो, कर लेते हो, तो आपके 2 मार्क्स श्योर हो जाते हैं। मैथ वर्क भी हमने हिस्ट्री का डिस्कस किया, आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9-10 मैथ वर्क प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर क्लास 10th हिस्ट्री अगर हिंदी या इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो वहाँ पर भी मैथ वर्क का वीडियो आपको अवेलेबल है, या फिर आप क्लास 10th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट में जाकर के भी इसको देख सकते हो। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इस एपिसोड में बस इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, पूरा चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि ये काफ़ी हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। मैं भी जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आ पाऊँगा और बेटर तरीके से करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।